दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद बहुत बड़ा संकट भारत के सामने पैदा होने वाला है। दोस्तों, तालिबान ने भारत के लिए बहुत ही बड़ा हमला कर दिया है और यह हमला भारत को बहुत ज्यादा कमजोर कर सकता है, जिसके लिए भारत ने शुरुआती कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं और भारत लगातार इस चुनौती से निपटने का प्रयास कर रहा है, जिसके तहत दोस्तों अब तुर्की और रूस से भी भारत मदद ले सकता है। यही नहीं, ईरान के साथ भारत की बातचीत चल रही है, क्योंकि दोस्तों तालिबान अब अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद वहां पर शरिया कानून के तहत शासन करने वाला है, जिसके बाद उसकी दोस्ती इन कानूनों को मानने वाले तुर्की और ईरान के साथ बढ़ने की संभावना है, जिसके कारण भारत अब तुर्की और ईरान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश में लगा है। दरअसल अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी और तालिबान के बढ़ते प्रभाव के चलते देश दुनिया के सारे समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के वर्चस्व का सीधा असर भारत समेत पाकिस्तान, रूस, चीन, ईरान और तुर्की पर भी पड़ रहा है। इन देशों की भी कुछ चिंताएं भारत के समान हैं। ऐसे में दोस्तों हमें यह जानना जरूरी हो गया है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान के वर्चस्व वाली पूर्ण सरकार बनती है तो भारत को बड़ी चुनौती क्या होगी। आखिर किस प्रकार का हमला तालिबान भारत पर कर सकता है और इससे भारत को क्या नुकसान होने वाला है। आखिर भारत को तुर्की, ईरान और रूस की जरूरत क्यों महसूस हुई है। उससे पहले दोस्तों आप सभी को नमस्कार और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमारे भारतीय सैनिकों के लिए कमेंट में हमेशा की तरह जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। साथ ही इस मसले पर अपना विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के प्रभुत्व को देखते हुए भारत ने अपनी राजनयिक पहल को तेज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की ईरान और रूस की यात्रा को भी इसी कड़ी से साथ जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल भारतीय विदेश मंत्री के तेहरान में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मुलाकात को भी इसी क्रम से देखा जा रहा है। खास बात यह है कि जिस दिन जयशंकर तेहरान में थे उस दिन तालिबान का एक प्रतिनिधिमंडल भी वहां पर मौजूद था। इसके बाद जब विदेश मंत्री रूस पहुंचे तो वहां भी तालिबान का प्रतिनिधिमंडल मौजूद था। हालांकि भारत की ओर से तालिबान के साथ किसी तरह की वार्ता का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि दोस्तों सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि भारत आधिकारिक तौर पर तो यह घोषणा नहीं कर रहा है, लेकिन तालिबान से भारत की बातचीत जरूर हुई है। दरअसल मौजूदा वक्त में अफगानिस्तान में सबसे अधिक लोकप्रिय देश भारत है। इसकी बड़ी वजह यह है कि दोस्तों अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत का बड़ा योगदान है। अफगानिस्तान की विभिन्न निर्माण परियोजनाओं में भारत ने निवेश कर रखा है। भारत ने अब तक अफगानिस्तान को लगभग 3 अरब डॉलर की सहायता प्रदान की हुई है। इसके तहत अफगानिस्तान में संसद भवन, सड़कों और बांध आदि का निर्माण हुआ है। वहीं पर कई मानवीय व विकासशील परियोजनाओं पर भी अब भी भारत अफगानिस्तान के अंदर काम कर रहा है। ऐसे में दोस्तों विकास के मोर्चे पर भारत अफगानिस्तान की लगातार मदद कर रहा है, लेकिन सुरक्षा के मोर्चे पर भारत ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। अमेरिकी सेना का अफगानिस्तान में रहना वहां की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा था। अमेरिकी सेना यदि अफगानिस्तान से चली जाती है तो वहां तालिबानियों का प्रभुत्व कायम हो जाने की आशंका है। ऐसे में भारत को अपने द्वारा वित्त पोषित विकास परियोजनाओं की चिंता भी होना स्वाभाविक है और इनके डूबने का खतरा है। भारत को डर है कि कहीं उसके 3 अरब डॉलर यूं ही नहीं डूब जाए। इसके लिए भारत ने अपने कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए हैं। ऐसे में दोस्तों आर्थिक तौर पर तालिबान का यह सबसे बड़ा हमला है जो भारत के लिए मुश्किल में डाल सकता है। अब दोस्तों भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की ईरान और रूस की यात्रा इस बात की ओर संकेत करती है कि भारत इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान को लेकर भारत को तुर्की के साथ भी संवाद तेज करना चाहिए। साथ ही अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अफगानिस्तान में तुर्की की बड़ी भूमिका रहने वाली है, क्योंकि अफगानिस्तान में भारत की भूमिका को सीमित करने की नीति पर पाकिस्तान लंबे समय से काम कर रहा है, तो वहीं तुर्की पाकिस्तान का दोस्त माना जाता है। भारत पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए सार्क के बजाय अन्य क्षेत्रीय समूहों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वहीं पर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए भी भारत को इसी तरह कूटनीतिक स्तर पर अपनी सक्रियता बनाए रखनी होगी। दोस्तों दुश्मन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अब भारत के हाथों से बचना मुश्किल है और एक बार फिर से भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने यह कर दिखाया है। एक बहुत ही बड़ी आतंकी साजिश को फेल कर दिया है, जो पुलवामा हमले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। हालांकि इसमें सैनिकों को निशाना बनाने की बात सामने नहीं आई थी, लेकिन देश के अंदर एक बहुत ही बड़ी साजिश रची गई थी, जिसमें मुंबई हमले के समान लोगों को मारने और फिर हिंदू मुस्लिमों के अंदर बहुत ही बड़े सांप्रदायिक आग को बढ़ाने की साजिश रची गई थी, ताकि देश के अंदर दंगों का माहौल बन जाए। लेकिन इस साजिश को हमारे भारतीय वीरों ने नाकाम कर दिया है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमारे भारतीय सैनिकों के लिए कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। साथ ही दोस्तों भारत की सुरक्षा एजेंसियों की इस कामयाबी पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दरअसल दोस्तों जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी बंगाल तक 3 खूंखार विदेशी आतंकी संगठनों के मंसूबों पर सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी तरीके से पानी फेर दिया है और कश्मीर घाटी में इस्लामिक स्टेट की जिहादी भर्ती योजना को नाकाम कर दिया है। कोलकाता में जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी कि JMB के 3 दहशतगर्द दबोच लिए गए हैं और लखनऊ से पुलिस ने अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद आतंक के नए मॉड्यूल और उसके मोडस ऑपरेंडी का खुलासा हुआ है। बता दूं कि लखनऊ के काकोरी में ATS ने 5 घंटे टेरर ऑपरेशन चलाया तो अलकायदा के नए इंडियन नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है और सीरियल ब्लास्ट के मोडम ऑपरेंडी का पर्दाफाश भी हुआ है। बता दूं कि 5 घंटे के ऑपरेशन के दौरान यूपी ATS ने लखनऊ से 2 आतंकियों को धर दबोचा है। बता दें कि प्रेशर कुकर बम, पिस्टल और 7-8 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। इसके अलावा आतंकियों से सख्त पूछताछ में अलकायदा से इस मॉड्यूल का खुलासा किया गया है। इसके बाद कानपुर के जाजमऊ और बैंकनगंज में ATS ने 4 संदिग्ध आतंकियों को दबोच लिया है। संभल से भी 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है। दोस्तों सूत्र बताते हैं कि ATS ने इस कार्रवाई में करीब 1 दर्जन संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। हालांकि इनमें से कुछ को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। सवाल यह उठता है कि अलकायदा की इन आतंकियों की साजिश कितनी बड़ी थी और 15 अगस्त से पहले इनके टारगेट पर कौन कौन से शहर, मंदिर और VIP पर्सन थे। दोस्तों रविवार शाम मिनहाज और मसीरुद्दीन नाम के आतंकियों से पूछताछ के बाद यूपी पुलिस ने खुलासा किया कि 15 अगस्त से पहले ये आतंकी यूपी को दहलाने के लिए सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे थे और बहुत ही बड़ा विस्फोट करने वाले थे। लखनऊ और आसपास के शहरों में धमाके के लिए कुकर बम और IED बना चुके थे और लखनऊ को दहलाने के लिए मानव बम का भी इस्तेमाल कर सकते थे। इसके अलावा सूत्र बताते हैं कि अलकायदा के इन आतंकियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इनके निशाने पर यूपी के 3 बड़े मंदिर, इसके अलावा दूसरे धार्मिक स्थल और कुछ VIP लोग भी थे। सूत्रों के मुताबिक यूपी ATS ने इस तफ्तीश में संदिग्ध आतंकियों से कई नक्शे बरामद किए हैं। आतंकियों के पास से राम मंदिर और उसके पास के इलाकों से नक्शे भी मिले हैं। काशी और मथुरा मंदिर के नक्शे भी बरामद किए गए हैं। अलकायदा के इन आतंकियों के पास से गोरखपुर का भी एक नक्शा मिला है। यानी अलकायदा की साजिश सिर्फ सीरियल ब्लास्ट ही नहीं थी, बल्कि धमाकों के बाद देश को सांप्रदायिक आग की तरफ झोंकना भी था। दोस्तों ATS को आतंकियों के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैट भी हाथ लगे हैं। इन आतंकवादियों के कॉल डिटेल्स भी खंगाली जा रही है। अब जानिए कि अलकायदा की यूपी मॉड्यूल का हैंडलर कौन है और पाकिस्तान में बैठकर कैसे इस नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये दोनों आतंकी इंटरनेट के जरिए अलकायदा के संपर्क में आए थे। दोनों पाकिस्तान में बैठे हैंडलर उमर अलमंडी से लगातार बातें कर रही थी। उसी के कहने पर इन्होंने बम भी बनाए थे। बम तैयार करने के बाद ये आतंकी टारगेट की तलाश में भी थे। लेकिन दोस्तों